स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जून 2024 के सवालों को हम लोग देख रहे हैं। जून यूजीसी नेट के सुबह 6 बजे। आज के सवाल ये हैं कि पहला है, बंगाल में अंग्रेजी शासन के उदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, पहला है, सुल्तान शुजा की अनुमति से सन 1651 में बंगाल के हुगली में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। दूसरा है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के उत्तरजीवी और इस कथा के प्रमुख लेखक जे जे हॉलवेल ने पीड़ितों के नाम का उल्लेख नहीं किया है, तो इसमें नहीं ध्यान देना है। सी है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने मुर्शिदाबाद संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव के साथ शांति स्थापित की थी। डी है, मीर कासिम ने कर्नल क्लाइव के सियार की अहम भूमिका निभाई थी। और ई है, बक्सर का युद्ध 3 संयुक्त सैन्य शक्तियों बंगाल, अवध, दिल्ली तथा मेजर मुनरो के सेनापतित्व में अंग्रेजों की सेना के मध्य लड़ा गया था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए शुरुआत करते हैं, आप बताते रहिए। पहली बात यह है, सबसे पहले ऑप्शन की डिस्कशन करें तो सुल्तान जो था, एक मिनट, सुल्तान शुजा की अनुमति से ही सन 1651 में बंगाल के हुगली में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये बंगाल के हुगली की बात हो रही है दोस्तों। अगर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की बात करेंगे तो मसूलीपट्टनम हो जाएगा, जो कि 1611 में होता है और अस्थायी होती है। और पहली अस्थाई फैक्ट्री की बात करेंगे तो 1613 में वो भी सूरत में स्थापित होती है। ये बंगाल की हुगली की बात कर रहा है, तो 1651 में हुगली में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो ये ठीक है, शुजा की अनुमति से हुई थी। सेकंड है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के एक उत्तरजीवी और इस कथा के प्रमुख लेखक जे जे हॉलवेल ने पीड़ितों का नाम का उल्लेख नहीं किया है। तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल हॉलवेल ने घटना का वर्णन किया है, परंतु पीड़ितों की सूची जो होती है प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है। और ये घटना कब होती है? 1756 में, जब सिराज कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण करता है। अंग्रेज नहीं मान रहे थे और किलेबंदी कर रहे थे, उसको हटाने के लिए उसी बीच में फोर्ट विलियम का ही एक कमरा होता है, उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर देते हैं और रात भर में, और सुबह सिर्फ 23 जिंदा निकलते हैं। ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने मुर्शिदाबाद संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव के साथ शांति स्थापित की। क्या ये सही है? दोस्तों, मुर्शिदाबाद संधि नहीं होती है ये, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और ये हार जाता है। प्लासी का युद्ध मीर जाफर के धोखाधड़ी से रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। इस वजह से यहाँ कोई संधि नहीं होती है और सीधे सीधे जीत जाता है रॉबर्ट क्लाइव बिना संधि के। संधि तब होती है जब भाई कोई एक पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं हो, दोनों लगभग लड़ते हैं, तो उसमें संधि होती है। चलो ठीक है, बंद करते हैं। ठीक है, इसलिए मुर्शिदाबाद संधि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। मीर कासिम ने कर्नल क्लाइव के सियार की भूमिका निभाई। कर्नल क्लाइव के सियार की भूमिका यहाँ का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्या क्लाइव ने ऐसा काम किया था, सॉरी, मीर कासिम ने कर्नल क्लाइव के सियार की भूमिका अहम भूमिका निभाई थी? तो नहीं दोस्तों, मीर कासिम बाद में आता है, 1760 से 63 के बीच में रहता है, और ये तो राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करता है और अंग्रेजों को जो कंपनी को प्रिविलेज मिले थे वो भी खत्म करने की कोशिश करता है। तो ये तो मीर कासिम नहीं था, यहाँ मीर जाफर था। ये मीर जाफर था जो सिराजुद्दौला को धोखा देकर ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है और शासक बनता है 1757 प्लासी के युद्ध के बाद। तो मीर जाफर है, इसलिए ये भी गलत है। अब स्टेटमेंट ई, बक्सर का युद्ध की बात हो रही है, जिसमें 3 संयुक्त शक्तियां बंगाल, अवध और दिल्ली तथा मेजर मुनरो के
सेनापतित्व में अंग्रेजों की सेना के मध्य लड़ा गया। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है ये दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। पहली बात 1764 में होता है। किनके किनके बीच? बंगाल के कौन रहते हैं? बंगाल के रहते हैं दोस्तों मीर कासिम। वही मीर कासिम अभी इसके पहले बात कर रहे थे। और अवध के शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और वहीं दिल्ली के होते हैं शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों लोग मिलके मेजर मुनरो को हरा नहीं पाते हैं। मेजर मुनरो, हेक्टर मुनरो जीत जाता है और बक्सर का युद्ध हार जाते हैं। और प्लासी और बक्सर, प्लासी 1757 में और बक्सर 1764 में हारने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने की शुरुआत कर दी थी। ठीक। और अगर ये सवाल से आपको सीखना है तो डीप कॉन्सेप्ट बात करेंगे तो प्लासी के पॉलिटिकल एंट्री जो होती है, बक्सर का लीगल अथॉरिटी और दीवानी 1765 में, और डुअल जो डुअल गवर्नमेंट 1865 1878 में रियल एक्सप्लॉयटेशन फेस होती है, उसकी बात करेंगे। कुछ पटाखों की आवाज आ रही है दोस्तों, किसी का सिलेक्शन हुआ है, उस पर हो रहा है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। 1765 की बात हो रही है तो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद और दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें अंग्रेजों को मिल जाता है 26 लाख एनुअल ट्रिब्यूट। शाह को मिल जाता है, अलग से देते हैं। इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला क्या है? ए सही है। ठीक है, ए तीनों सही है। बी सही है? नहीं, बी नहीं सही है। सी सही है? हाँ, ये बी तो सही था ना, बी सही था। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं किया था, कहीं भी इसकी सूची की प्रमाणिक सूची नहीं मिलती है। ये ठीक है, बी ठीक है और ई ठीक है लास्ट में। तो ए बी ई आंसर सही हो जाएगा। चलिए दूसरे पे चलते हैं। सेकेंड है दोस्तों कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस माह और वर्ष में हुई थी? दिसंबर 1925, दिसंबर 1926, दिसंबर 1927 या नवंबर 1928 में हुई थी? आपको बताना है ये कब हुई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना दोस्तों कब होती है? ये होती है 27 में, दिसंबर 1927 में। आखिर है क्या ये संस्था दोस्तों? देशी रियासत जो के लोगों को अधिकारों के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि पहली बात ये कि उत्तरदायी शासन लाया गया, उत्तरदायी शासन के लिए। दूसरा, नागरिक अधिकार के लिए। ठीक है, और तीसरा, राजाओं के निरंकुशता का विरोध करता है। तो बाद में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। कब? 1939 में इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? दिसंबर 1927 में। कहाँ पे होती है? मुंबई में होती है। और देशी रियासतों में जन आंदोलन को संगठित करना था और 1948 में ये कांग्रेस से मिल जाती है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 1928 आता है काफी। इसमें 1928 में क्या थे? नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई थी और बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और क्या है? हाँ, 1925 में क्या हुआ था? ये आरएसएस की स्थापना हुई थी। ठीक है। और 1925 की ही बात करें तो गांधी जी, हाँ, 1924 में बेलगाम में गांधी जी आईएनसी के अध्यक्ष होते हैं। और 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती है। और 1926 में गुवाहाटी में श्रीनिवास आयंगर इसके अध्यक्ष बनते हैं। ये जो 1925 की बात कर रहे हैं सरोजनी नायडू, तो ये प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी। जबकि अगर प्रथम महिला सिर्फ पूछा जाए तो 1917 पूछा जाएगा। 1917 में कौन रहेगा? एनी बेसेंट रहेंगे। ठीक है,
और एनी बेसेंट ने ही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, होम रूल आंदोलन चलाया था। इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट होता है। थर्ड पे चल रहे हैं। थर्ड है दोस्तों, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करना है। पहले में राजा राजवंश दिया गया है, सूची सेकंड में संबंधित क्या है? हर्ष, ललितादित्य मुक्तापीड, पल्लव, पाल, और इधर सूची संबंधित करना है पुष्य मंडलम क्षेत्र, पुष्यभूति शासक, मत्स्य न्याय का अंत, कारकोट वंश। तो इसमें क्या हो सकता है? हर्ष की जब बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हर्ष का समय काल कब से आता है? 606 टू 647, 606 से 647 में। इसकी राजधानी रहती है कन्नौज, और इसका वंश जो होता है कौन सा होता है? इसका वंश है, ठीक है, मौखरी। इसका वंश कौन सा होता है? नहीं, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, जो कि थानेसर से था। इसके जो प्रमुख शासक होते हैं प्रभाकर वर्मन, राज्यवर्मन और हर्षवर्मन, हर्षवर्धन आता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन किससे साथ हो जाएगा? ये है पुष्यभूति शासक। जब ललितादित्य मुक्तापीड की बात करेंगे तो ये होगा, कौन था ये? कश्मीर का कारकोट वंश था, कश्मीर का कारकोट वंश था, उसका शासक था ये। और राज तरंगिणी से हमको इसकी जानकारी मिलती है, और इसने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था ललितादित्य मुक्तापीड ने। और इसका टाइम पीरियड लगभग कब होता है? 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के आसपास। और इसी से मिलता जुलता एक काकतीय वंश, ये दूसरा है दोस्तों। काकतीय वंश क्या है? ये है दक्षिण में आता है, वारंगल क्षेत्र में। इससे कंफ्यूजन मत करिएगा। कारकोट वंश कश्मीर में है और काकतीय वंश दक्षिण के वारंगल में। जब हम पल्लव की बात कर रहे हैं तो पल्लव भी दक्षिण भारत में ही आते हैं, और तोंड मंडलम इनका प्रमुख क्षेत्र होता है, तोंड मंडलम। जबकि इनकी राजधानी दोस्तों होती है क्या? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम होती है, इसका प्रमुख क्षेत्र तोंड मंडलम होता है। ठीक है, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये प्रमुख शासक होते हैं इसके पल्लव वंश के। जब पाल वंश की बात करते हैं तो पाल वंश दोस्तों बंगाल में आता है, 8वीं शताब्दी में आता है। संस्थापक कौन होते हैं? गोपाल होते हैं। और बंगाल में बहुत ज्यादा अराजकता फैली थी, मतलब कि लूट मार, चोरी डकैती, राजनीतिक अव्यवस्था, और ग्रंथों में कहा गया है इसी अव्यवस्था को मत्स्य न्याय कहा गया है। मत्स्य न्याय क्या होता है कि यानी बड़ी मछली जो होती है छोटी मछली को खा जाती है, यानी शक्तिशाली जो है वो कमजोर को दबाता है, तो ये होता है मत्स्य न्याय। तो जनता ने वहां की, बंगाल की पाल यानी गोपाल को चुना। इससे गोपाल ने यहाँ के मत्स्य न्याय को समाप्त किया, यानी अराजकता समाप्त की। तो पाल हो जाएगा ये मत्स्य न्याय का अंत। तो ई का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा तीसरा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ पे चलते हैं दोस्तों। चौथा जो सवाल है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सन 1857 की बात हो रही है, 1857 की क्रांति की बात हो रही है। और महासमर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। पहले में वीडी सावरकर की बात हो रही है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का नियोजित युद्ध कहा है, क्या ये बात सही है? तो दोस्तों ये बात ठीक है कि वीडी सावरकर ने इसको कहा था। और इनकी एक बुक है, काफी बड़ा सवाल है इसलिए लेते चल रहे हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक का नाम है 1857। 1909 में इन्होंने लिखा था इसको। हालांकि लिखा था तो इंग्लैंड में, छपी नीदरलैंड में, चोरी चोरी इसकी प्रतियां बिकती रही। ठीक है,
क्योंकि अंग्रेज इसको मना कर रहे थे इनको कि नहीं, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये एक सशस्त्र विद्रोह था, सैनिकों का विद्रोह था। और बाकी सारी चीजें कहीं लिखी गई थी, क्रांतिकारियों की बाइबिल के रूप में, क्रांतिकारियों के गीत के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। सावरकर ने यह भी सिद्ध किया था कि सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो 1826, 27, 1831, 32, 1840 और 1854 के जो विद्रोह हुए थे, वही विद्रोह 1857 के मिर्जा समर के पूर्व अभ्यास थे। बिल्कुल, उन्होंने ये माना कि छोटे छोटे जो विद्रोह 1857 के पहले होते रहे, उन्होंने भूमिका बनाई, उनका दृष्टिकोण यह था कि अचानक नहीं था 1857 की भाई अचानक क्रांति फैल गई, बल्कि संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था ये। तो इसमें 1826-27 की बात करते हैं तो वे अहोम विद्रोह हुआ था, वो क्षेत्रीय असंतोष था वो असम में। 1831-32 में जो होता है वो कोल विद्रोह होता है, छोटा नागपुर में होता है, आदिवासियों का विद्रोह, जमींदारी व्यवस्था व बाहरी लोगों का हस्तक्षेप था इसमें। 1840 में दोस्तों होता है आसपास के क्षेत्र, कई क्षेत्रीय विद्रोह हुए, जिसमें 1855 का एक विद्रोह आ जाता है, 1854-55 का होता है, वो क्या है, संथाल विद्रोह होता है। और संथाल में सिंधु कानू होते हैं, जिसके प्रमुख नेता और अंग्रेजी राज्य और महारानी के शोषण, महाजनी के शोषण के विरुद्ध होता है ये। और बहुत बड़ा जन आंदोलन था दोस्तों ये। 1857 के ठीक पहले सबसे बड़ा ट्राइबल जो आंदोलन था ये था। अचानक, यदि अचानक नहीं हुआ ये यानी अचानक नहीं हुआ, ये सब छोटे छोटे परिणाम विद्रोह थे, और इनकी श्रृंखला जो बनती गई, उन्हीं का परिणाम था कि 1857 की क्रांति होती है। वहीं थर्ड की बात करेंगे, टी आर होम्स, यानी फर्स्ट ठीक है, सेकंड भी ठीक है, ठीक है। थर्ड सी की बात कर रहे हैं, टी आर होम्स की बात कर रहे हैं। टी आर होम्स ने इस महासमर को ईसाइयों के विरुद्ध कट्टरपंथी धर्मांधवादियों का विद्रोह कहा है। क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि टी आर होम्स ने माना कि ये बर्बरता के मध्य, यानी सभ्यता, सिविलाइजेशन वर्सेस बर्बरता, ठीक है, सभ्यता और बर्बरता, बारबेरिज्म और सिविलाइजेशन के मध्य का युद्ध था। तो इस तरीके से ये गलत था, लेकिन ये। और सी देखते हैं, जेम्स आउड्रम और टेलर ने इस महासमर को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना है। क्या ये ठीक है? तो हाँ दोस्तों, ये ठीक है कि आउड्रम ने कहा कि ये जो था मुस्लिम षड्यंत्र था। मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं इनको, मतलब सिपाहियों का मिला जुला षड्यंत्र इसको मानते हैं, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ELR रीस ने 1857 के महासमर की व्याख्या और बर्बरता के मध्य संघर्ष के रूप में की थी। तो क्या ये ठीक है? ना, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का, दोस्तों जो ये ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह है, इसको बोला था LER रीस ने। उल्टा कर दिया है इसमें, ठीक है। नहीं, टी आर होम्स, इसकी टी आर होम्स इधर आ जाएंगे और रीस इधर चले जाते तो दोनों सही हो जाता, इसलिए उल्टा है तो दोनों गलत हो जाएंगे। सी भी गलत है, ई भी गलत है, सी भी गलत है, ई भी गलत है, सी भी गलत है, ठीक। तो एक मिल जाएगा, ए बी सी, ए बी डी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। लास्ट आंसर, लास्ट प्रश्न पे देखते हैं, तक्षण। प्राचीन भारत में तक्षण जो शब्द था, निम्नलिखित में से किसका द्योतक था? कुलीन, अभिजात, सारथी, मुखिया या प्रधान या बढ़ई? दोस्तों तक्षण जो है ये संस्कृत का धातु है, शब्द तक्ष से बना हुआ है, ठीक है। तक्ष का मतलब होता है काटना या तराशना। और ऋग्वैदिक या वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्यों में तक्षण का प्रयोग होता है। तक्षण यानी जो लकड़ी को काटे, तराशे, या शिल्पकार या बढ़ई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ई। इस तरीके से हमारा सवाल समाप्त होता है दोस्तों। आज थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी आपको, नॉइस काफी ज्यादा आ रही होगी, कल से फिर ठीक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।